गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल सी लेवल राइज। तो ये इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशंस, जिसमें कहा गया है कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स जो हैं वो सबसे हाईएस्ट थ्रेट ऑफ सी लेवल राइज जो है वो ग्लोबली फेस कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये हैं कि सी लेवल राइज कोई ग्लोबली यूनिफॉर्म फिनोमेना नहीं है, बल्कि रीजनल फिनोमेना है और रीजन के बेसिस पर जो है वो वेरी करता है। बहुत सी बिग सिटीज़ हैं जो कि सी लेवल के राइज से थ्रेटन्ड हैं, जिसमें हमारा जो है लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, ढाका, अ, मुंबई भी आता है। ठीक है। तो अब ये जो है मेजर और इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज बनता जा रहा है। हमारी फूड प्रोडक्शन और एक्सेस के ऊपर भी जो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट डाल रहा है। और एवरेज सी लेवल राइज जो है वो स्टॉर्म सर्जेस और टाइडल वेरिएशंस, क्योंकि ये बार बार आ रही हैं, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 193 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज ने की मेंबरशिप के साथ इसको बनाया गया है। और ये 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के साथ रेटिफाई की गई है। मीटेरोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस, इनके ऊपर जो है ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करती है। अब इनके स्ट्रेटजिक प्लान में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट सर्विसेज एट्सेट्रा आता है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में लोकेटेड है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और स्टेटस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये हर साल पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिप्टी स्पीकर। ये आपके पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर और 5 स्टेट्स को नोटिस इशू किया है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है। तो हिस्ट्री ऑफ डिप्टी स्पीकर है क्या। 1921 में जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट पास हुआ था, तब उसके अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो है वो पोस्ट आई थी। ठीक है। तो फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं वो फर्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली रहे। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो वी मावलांकर जी, ए अयंगर जी जो हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली लोकसभा के बने। अब आर्टिकल 93 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। और स्टेट असेंबलीज में जो है आर्टिकल 178 जो है वो सेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो लोकसभा में अमंग इट्स मेंबर्स ही जो हैं वो उनका इलेक्शन होता है। और वो कब तक ऑफिस में रहते हैं, जब तक लोकसभा ऑफिस में रहती है तब तक वो मतलब डिप्टी स्पीकर बने रहते हैं। अनटिल और अनलेस अगर वो रिज़ाइन ना करें या फिर उनको रिमूव ना किया जाए या फिर वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहे, तब तक वो जो है, जब तक लोकसभा रहेगी तब तक डिप्टी स्पीकर की पोजीशन पर वो रहते हैं। अब रोल और पावर क्या होती है उनकी। जब वो स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होता है तो डिप्टी स्पीकर ही जो है वो रोल स्पीकर का अदा करता है। फिर वो स्पीकर बने रहते हैं जब स्पीकर जो हैं वो एक्चुअल में सिटिंग ऑफ द हाउस से एब्सेंट होते हैं। और वो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को भी जो है वो एड्रेस करते हैं अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो। लेकिन एक स्पेशल प्रिविलेज होती है डिप्टी स्पीकर के पास। जब भी वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो है मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके चेयरपर्सन बन जाते हैं। स्पीकर जो है जब वो हाउस को प्रिजाइड करते हैं तब डिप्टी स्पीकर लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। ठीक है। क्या मैंडेटरी होता है डिप्टी स्पीकर को होना। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आर्टिकल 93 और 178 में वर्ड शैल यूज़ किया गया है, इसका मतलब मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और बोथ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज जनरली अपने फर्स्ट सेशन में स्पीकर का इलेक्शन करती हैं, और जो सेकंड सेशन होता है उसमें डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन किया जाता है। तो रूल 8 ऑफ जो है लोकसभा भी कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कि स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का जो है वो डेट फिक्स करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मंकी पॉक्स। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 110 कंट्रीज से अभी तक जो है मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं। मंकी पॉक्स क्या है। एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का जो है वो एक की तरह का एक वायरस है। 2 क्लेड्स हैं इसके, एक वेस्ट अफ्रीकन और कॉन्गो बेसिन। एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है ये, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 6 से 13 दिन का होता है, लेकिन ये 5 से 21 दिन भी वेरी कर सकता है। इसमें फीवर, रैश, सोलन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। अभी तक इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स। ये आपके एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के पास अब जो है थर्ड लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ लिथियम ग्लोबली हो चुका है, जब से हमने जम्मू कश्मीर में जो है ये लिथियम रिजर्व जो है वो फाइंड किए हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब आपको पता ही है कि विंड टर्बाइंस हों, चाहे सोलर पैनल्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, लिथियम आयन बैटरीज आपकी हर जगह यूज़ होती हैं। फिर अब जो डिमांड है इनकी क्रिटिकल मिनरल्स की, ये लगभग 500% बढ़ने वाली है बाय 2050। इंडिया करंटली जो है जितना भी लिथियम है वो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करता है, और अपनी लिथियम आयन सेल रिक्वायरमेंट्स जो है वो चाइना और हांगकांग से लगभग 70% पूरी करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईवी पेनिट्रेशन बढ़ाने का प्लान किया हुआ है, कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने का प्लान किया है, 2 एंड 3 व्हीलर्स जो है उसको भी प्लान किया हुआ है 2030 तक जो है वो बढ़ाने का। तो उसमें ये लिथियम रिजर्व्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये बैटरीज में हमारे को हेल्प करेंगे, है ना। अब ये लेकिन एक मेजर जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी है। चाहे हमारे पास जो है वो क्रिटिकल मिनरल लाइक लिथियम मिल गया हो, लेकिन फिर भी चाइना जो है वो लगभग 77% ऑफ ग्लोबल ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को होल्ड करता है, और हमारी जियो पोलिटिकल राइवलरी चलती है चाइना के साथ। तो ये एक जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है हमारे लिए। लेकिन इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट्स भी हैं लिथियम माइनिंग के। अब जो आपके लिथियम है उसकी जो हार्ड रॉक से माइनिंग होती है, और उसके लिए ओपन पिट माइनिंग करनी पड़ती है, जिसमें 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर और लगभग 15 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एवरी टन ऑफ लिथियम एक्सट्रैक्टेड जो है वो लगता है, जिससे हमारे वाटरवेज और ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होंगे, कंटेमिनेट होंगे। और सोशल इन्वायरमेंट चैलेंजेस भी हैं। जो लिथियम बेयरिंग डिपॉजिट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑलरेडी एंशंट जियोलॉजिकल रीजन्स में हैं जो कि स्टेबल हो चुके हैं। लेकिन ये जो हमको अब मिली डिस्कवरी मिली है जम्मू कश्मीर में, ये हिमालयाज़ में मिली है। हिमालयाज़ तो यंगेस्ट माउंटेन रीजन है, जैसे हमने अभी जोशीमठ में भी देखा लैंड सिंकिंग ट्रेजेडी हो रही है। तो ये माइनिंग यहाँ पर जो अगर हम करेंगे तो उससे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को भी, क्योंकि उससे हमारे एग्रीकल्चर, लोकल एग्रीकल्चर को, टूरिज़्म को, एनिमल हस्बेंड्री को भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये हमको सोशो एनवायरनमेंट चैलेंजेस भी जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरा, इंडिया के माइनिंग सेक्टर के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई है एज पर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट्स है, और ये जो है माइनिंग रिलेटेड एरियाज़ में लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन इनकी अपनी भी जो है वो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि इनका सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है, कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो ये जनता का जो है वो उतना भला नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेल कौशल विकास योजना। ये भी आपके जो है वो सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूथ को एम्पावर करने के लिए रेल कौशल विकास योजना जो है वो लॉन्च की है। इसको, इसके जो रूल्स हैं उसको अब नोटिफाई कर लिया गया है। तो ये स्कीम जो है क्या? ये हमारी इंडस्ट्री रेलिवेंट जो स्किल्स हैं रेलवे से रिलेटेड, वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम निकाली गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर एक सब स्कीम है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब की फीचर्स क्या हैं स्कीम के? कि 14 इंडस्ट्री रेलिवेंट जो है टेक्निकल ट्रेड्स जो हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर, ये सब जो है लोगों को सिखाए जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th क्लास पास कर ली है और 18 से 35 एज के जो है वो बिटवीन उनकी एज है, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है ये ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी जाए, जो कुछ एक केमिकल है जो इंपोर्ट किया जा रहा है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, जो यूज़ होता है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से एक केमिकल आता है, क्योंकि इसके इंपोर्ट से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो है वो इंटरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट उसको लगाती है, काइंड ऑफ एन इम्पोर्ट टैक्स होता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉरेन गवर्नमेंट जो हैं वो अपने प्रोड्यूसर्स को बहुत हैविली सब्सिडाइज करती हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि वो सब्सिडाइज्ड हैं वो प्रोडक्ट, तो हमारी कंट्री में वो उसका इम्पोर्ट बहुत तेज़ी से हो जाता है,
जब तेज़ी से होता है क्योंकि वो सस्ता बेच रहे होते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दी हुई है। जब वो बहुत सस्ता बेचते हैं तो हम उसका इम्पोर्ट बढ़ा देते हैं, तो उससे हमारे डोमेस्टिक जो है वो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होने लगता है। तो हम अपने उस पर्टिकुलर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाकर। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंडिया में कौन लगाता है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़ जो है कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर, वो इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन लगाता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है जो कि फॉरेन इंपोर्ट्स पर ही लगाई जाती है, लेकिन ये कब लगाई जाती है? जब कोई एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम दाम पर एक्सपोर्ट कर रही होती है। इसलिए एक्सपोर्ट करती है ताकि वो डोमेस्टिक जो है वो प्रोड्यूसर्स के साथ compete कर पाए। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में फ़र्क क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लो प्राइस फॉरेन गुड्स को जो है वो हमारी लोकल मार्केट को डैमेज होने से बचाने के लिए लगाई जाती है। सीवीडी तब लगाई जाती है जब फॉरेन गवर्नमेंट जो है कोई सब्सिडीज़ देके उस उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को जो है वो इंडिया में सस्ता बेचने की कोशिश कर रही होती हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो कंपनी खुद ही जो है वो कम रेट पर इंडिया में जो है वो सामान डाल रही है, ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। काउंटर वेलिंग ड्यूटी उनके ऊपर लगाई जाती है जब फॉरेन गवर्नमेंट ये काम करती हैं, अपने प्रोड्यूसर्स को हैविली सब्सिडाइज करके इंडिया में जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको बोलती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गेजियनटेप कैसल कासल। सो ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2000 साल पुराना रोमन एरा का गाजियनटेप कासल जो है वो सिवियरली डैमेज हो चुका है क्योंकि एक रिसेंटली अर्थक्वेक आया है टर्की और सीरिया में। ये गाजियनटेप कासल जो है ये हिल टॉप पर लोकेटेड है सदर्न टर्की के गाजियनटेप सिटी में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सबसे पहली बार हिटाइट एम्पायर ने इनको बनाया था। उसके बाद बाइजेंटाइन एम्परर ने भी जो है इसको फर्दर एक्सपेंशन और रेनोवेशन किया, लेकिन जो इसकी रेनोवेशन लास्ट हुई है वो साल 2000 में हुई है। इसमें 12 टावर्स हैं, 1200 मीटर्स का इसका सर्कमफेरेंस है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से पूछा है कि क्या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है उनको फेमा नॉर्म से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। फेमा क्या है? प्राइमरीली आपके क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और पेमेंट से जो है ये रिलेटेड है। एक्ट 1999 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको जो है मैनेज करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है और एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स का काम इस फैसिलिटेट करना इसका फेमा एक्ट का होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है इंडिया में उसको ऑर्डरली डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस करना, फॉरेन सिक्योरिटी और पेमेंट्स जो है वो आउटसाइड द कंट्री के साथ करना, उसको मैनेज करना, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना या ऑथराइजेशन करना फेमा के ही अंडर आता है। ठीक है। अब फेमा के अंदर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको जो है अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है तो उसके लिए जो है आरबीआई ही वो काम करता है। किस पर एप्लीकेबल होता है? सारे इंडिया में एप्लीकेबल है। को जो भी एजेंसी या ऑफिस जो हैं आउटसाइड लोकेटेड इंडिया हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो अगर इंडियन सिटीज़न कोई मैनेज कर रहा हो तो। ठीक है। तो कोई भी इंडियन सिटीज़न या कोई एनआरआई, कोई ओवरसीज़ कंपनी जो कि 60% या मोर एक एनआरआई द्वारा होल्ड की जा रही है, कोई भी एसोसिएट ब्रांच या सब्सिडरीज जो कि किसी न किसी जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन किसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट या रजिस्टर्ड वो इनकॉर्पोरेट इंडिया में है, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। कोई भी एक्सपोर्ट, कोई इंपोर्ट, कोई बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कि आउटसाइड इंडिया हो, उन सब के ऊपर ये फेमा एक्ट लगता है। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कौन है? तो ओसीआई स्कीम सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करके साल 2005 में लाई गई थी। ये ओसीआई जो हैं उन जो जितने भी हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद या फिर उसके बाद जो हैं वो इंडिया के सिटीज़न रहे हैं, लेकिन वो या फिर वो एलिजिबल रहे हैं इंडिया के सिटीज़न बनने में को, लेकिन वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और कंट्री के सिटीज़न नहीं होने चाहिए, जिनको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है। तो उनको जो है लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है। उनको नॉन रेजिडेंट इंडियंस की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनको जो है एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ इंडिया में खरीदने की परमिशन नहीं होती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is global sea level rise. This topic is important for your environment section. So according to a new report by World Meteorological Organization, global sea level rise and implications. The report name is this: India, China, Bangladesh, and Netherlands. They are facing the highest threat of sea level rise globally. So sea level rise is not globally uniform, but it varies regionally. Several big cities, including Mumbai, are threatened by the rise in sea level. There is a major socio-economic and humanitarian challenge posed by this global sea level rise, and climate change, of course. Climate change is putting pressure on our food production and access also, and this uh, sea level rise is also being impacted by storm surges and tidal variations. What is World Meteorological Organization? It is an intergovernmental organization with a membership of 193 member states and territories. It was ratified. The convention, the World Meteorological Organization convention, was ratified by the member countries in 1950, and it promotes international cooperation in meteorology, operational hydrology, and other related geophysical sciences. Its headquarters is located in Geneva, and it releases a greenhouse gas bulletin, status of global climate report, etc. So the next topic is deputy speaker. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently issued notices to center and five other states over their failure to elect a deputy speaker. So you know that the this speaker and deputy speaker position arose from the Government of India Act of 1919, and in 1921, Frederick White and Sajjanand Sinha were elected as, or were rather appointed by Governor General as the first speaker and first deputy speaker, respectively. When the nation got independence, then V. Mavlankarji and A. Iyengarji became the first speaker and deputy speaker, respectively. As per the Constitution of India, Article 93 provides for speaker and deputy speaker in the Lok Sabha, and Article 178 talks about such speaker and deputy speaker positions in state legislative assemblies. So, how is this deputy speaker rather selected or elected? Deputy speaker is also elected by the Lok Sabha among the members of Lok Sabha itself, like the speaker. And the term of office is that deputy speaker remains in office during the life of the Lok Sabha, of course, and he may have to vacate his office earlier if he ceases to be a member of Lok Sabha, if he resigns, or if he is removed by a resolution. What is the role and power of deputy speaker? Of course, when the speaker's office is vacant, then the deputy speaker performs the role of a speaker. He also acts as a speaker when the speaker is absent from the sitting of the house. Deputy Speaker also presides over the joint sitting of both houses of parliament in case the speaker is absent. But there is one special privilege for a deputy speaker. Whenever he is appointed to a parliamentary committee, he automatically becomes the chairperson of that committee. When the speaker is presiding over the house, the deputy speaker acts just like a normal other member of parliament. Is it mandatory to have a deputy speaker? Yes. Constitutional experts say that both Article 93 and 178 are using the term shall, which means that it is mandatory to have a speaker and deputy speaker. Both Lok Sabha and state assemblies generally elect the speaker during the first session of the new house, and they elect the deputy speaker during the second session. Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha says that the election of deputy speaker shall be held on the date that the speaker may fix. So the next topic is monkeypox. This topic is important for your social issues. According to a recent statement by World Health Organization, monkeypox cases have been observed from about 110 countries. So what is monkeypox? It is caused by the monkeypox virus, which belongs to the orthopox virus genus, and it has two clades, West African and Congo Basin. It's a viral zoonotic disease whose incubation period varies from 6 to 13 days and 5 to 21 days. What are the symptoms? Fever, rash, swollen lymph nodes are some of the major
symptoms of this disease, there is currently no vaccine available for monkeypox infection. So the next topic is discovery of lithium reserves. This topic is important for our environment section. So with the recent 5.9 million tons discovery of lithium reserves in Jammu and Kashmir, India has now become the third largest source of lithium globally. With this discovery, it is very significant because lithium ion batteries are used everywhere from wind turbines to electric vehicles, solar panels, even your mobile phones or laptops. So basically, it's a critical metal which whose demand is expected to rise by nearly 500% by 2050. India currently imports all of its lithium from Australia and Argentina, and its lithium ion cell requirement is fulfilled by Hong Kong and China. So Indian government has a ambitious plan of 30% EV penetration in private cars, 70% for commercial vehicles, 80% for two and three wheelers by 2030, and this lithium reserves or lithium discovery would certainly going to help us in that. But there is a geostrategic problem. Why? Because China currently holds about 77% of global lithium ion battery manufacturing capacity, with whom we have a geopolitical rivalry. There are environmental effects also. In extracting lithium from these hard rock mines would entail open pit mining, and it would be consuming about 170 cubic meters of water, and it would also release about 15 tons of CO2 for every ton lithium extracted. It will also deplete and contaminate waterways and groundwater. But there are certain other social environment challenges also, because if we look at Australia, from where we get our lithium, the rocks or the deposits there have ancient geological origins. But our Himalaya, from where we have found this lithium reserves in Jammu and Kashmir, they are youngest mountain ranges in the world, and that's why they are more unstable. So it will also be impacting the employment scenario in this region, because once the mining starts, it would have consequences on local agriculture, animal husbandry, and tourism. So we have to think about that also. To safeguard India's mining sector, the government introduced this Mines and Minerals uh, uh, Development and Regulation Act, and under that, district mineral foundations were established, which are not-for-profit statutory trusts, which works for the interest and benefit of persons from where mining-related operations are being done. But there is a criticism. These district mineral foundation have become centralized bureaucratic organizations, and they have little public participation or accountability. So the next topic is Rail Kaushal Vikas Yojana. This topic is important for governance and social issues both. So to empower youth by providing them entry level skill training, Rail Kaushal Vikas Yojana rules have been notified. So jobs which are relevant to railways and related skills will be imparted to these youth, and it's a sub scheme under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which will be implemented by, of course, Ministry of Railways only. What are the key parts of the scheme? What are the key features of this scheme? So 14 industry relevant technical skills like electrician, welder, machinist, etc., would be provided free of cost to the candidates, and there is no provision for providing employment under the scheme as of now. Candidates who have passed the class 10th exam and they are aged between 18 to 35, will be eligible to apply, and National Rail and Transportation Institute would be imparting those skills to these eligible candidates. So the next topic is countervailing duty. This topic is important for our economy section. So commerce industry has recommended that countervailing duty must be imposed on imports of a certain chemical which is being used in personal care products, and it is being imported from Indonesia, Malaysia, and Thailand, because it is impacting our domestic industry. Countervailing duty is kind of an import tax which is imposed to protect domestic producers. Why we impose it? Foreign governments sometimes provide subsidies to their producers so as to flood the Indian market with cheap goods, and that's why we want to protect our domestic industry, and that's why the government raises the import
tax on those imported products which have been heavily subsidized by their governments. So that's what we call countervailing duty. Who does it? The Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties under the Commerce Ministry recommends it, and the imposition is actually done by Department of Revenue in the Finance Ministry. Then what is anti-dumping duty? So sometimes a company exports a product at a very cheap price to compete with India's domestic producers and to, of course, defeat them in this competition. As a protectionist tariff, this anti-dumping duty is imposed by the Indian government on foreign imports so that they do not dump their products in India below their fair market value. So this is the difference between a countervailing duty and anti-dumping duty. Under anti-dumping duty, the companies are themselves pricing their products below the fair market value, whereas in countervailing duty, it is being imposed on those foreign products which are heavily subsidized by foreign governments. So this top, so the next topic is Gaziantep Castle. This topic is important for your art and culture and international relations section. So, 2000-year-old Roman era Gaziantep Castle was severely damaged recently because of this Turkish earthquake. It is located on a hilltop in southern Turkey's city of Gaziantep, and it is a UNESCO World Heritage Site. It was first built by the Hittite Empire, and later it was expanded and renovated by the Byzantine Emperor Justinianus, and the this castle took its final shape in 2000, and it was renovated. It has been renovated many times. It consists of 12 towers, and it also houses living quarters for soldiers. Its walls are about 1200 meters in circumference. So the next topic is Foreign Exchange Management Act. This topic is important for your economy section and governance section both. So Supreme Court has recently directed the central government and Reserve Bank of India to respond whether overseas citizens of India can be exempted from FEMA norms. So what is FEMA? FEMA primarily deals with the provisions related to cross-border trade and payments. It was introduced in 1999 and it is being implemented by Enforcement Directorate in India. It aims to facilitate external trade and payments in India. FEMA helps orderly development and maintenance of foreign exchange market in India, and it also facilitates transactions which involve any foreign exchange or foreign security and payments from outside the country. So the RBI is authorized to subject certain restrictions in capital account transactions. And where does this FEMA apply? It applies to all parts of the country, and it is applicable to the offices and agencies which are located outside India, but they are managed or owned by an Indian citizen. So FEMA is applicable to the following entities and transactions, the list of which is given here. So who are these overseas citizens of India? So OCI scheme was introduced in the year 2005 by amending the Citizenship Act of 1955. It provides for the registration of OCI. It provides for registration as OCI for all persons of Indian origin who were citizens of India on 26 January 1950 or thereafter, or they were eligible to become citizens of India, except the fact that they have been citizens of Pakistan, Bangladesh, or any other country which is notified by the central government time to time. So these OCIs, they are eligible to have lifelong visa to visit India. Uh, they have a general parity with non-resident Indians, but they cannot have they cannot acquire agriculture or plantation properties in India. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.